मोनोपॉज मोनोपॉज के दौरान एक चीज़ बहुत ज़्यादा सारी फीमेल्स फील करती हैं, सबसे ज़्यादा थकान होना, किसी काम में मन न लगना, बार बार जाकर बेड पर लेट जाना। अगर ये समस्या आपको भी हो रही है तो ये वीडियो है आपके लिए। क्या इसके लिए सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट सफिशिएंट है आपकी बोन डेंसिटी को सही रखने के लिए? इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगी। इसके पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। देखिए, मेनोपॉज के दौरान धीरे धीरे क्या होता है, हमारी हड्डियों की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, अर्थात हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जब मेनोपॉज हो गया उसके बाद आपको ये चीजें होती हैं। इनकी जो शुरुआत है वो बहुत अर्ली एज में हो जाती है। हालांकि तो वैसे तो कहते हैं कि 28 की एज से आपको अपनी हेल्थ और बोन एंड मसल्स का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट आपको जब प्री मोनोपॉज स्टेज स्टार्ट होती है वो आजकल, पहले 40 के बाद होती थी लेकिन आजकल 35 के बाद, ड्यू टू हमारा लाइफस्टाइल एंड जो पेस्टिसाइड इतना खाने में यूज हो रहा है उसकी वजह से वो धीरे धीरे उसका एज कम होता जा रहा है प्री मोनोपॉज का, जो 35 से स्टार्ट हो जाती। होता क्या है, अगर आपको भी आप घर के काम फिनिश करके एकदम से बेड पे जाके लेट जाते हैं, आपका मन करता है, कमेंट्स करके जरूर लिख के भेजें, आप ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहते, किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता है, जॉइंट्स में आपके कहीं ना कहीं पेन रहता है, हड्डियों में आपकी पेन रहता है, तो क्या इसके लिए सिर्फ हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स? क्या ये सफिशिएंट है हमारे इन सब से छुटकारा पाने के लिए, अपनी आने वाली अगली लाइफ को हेल्दी, अपनी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए? क्या सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट ही सफिशिएंट है? तो इसका जवाब है ना। ठीक है, ये नहीं है कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स नहीं लेने। पहले सिर्फ हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो चीज़ें आई हैं कि कैल्शियम का सप्लीमेंट विदाउट विटामिन डी के बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेना हो। और आज हमारे इंडिया में मोर देन 90% लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंट बॉडी है। आप किसी का विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए, उसका विटामिन डी कम ही आता है, क्योंकि हम इसके रीजंस हैं, हम सन एक्सपोजर नहीं करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा सेडेंटरी है, उसकी वजह से हमारा सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि अगर विटामिन डी डायरेक्ट हड्डियों में एब्जॉर्ब होता है वो, लेकिन जो पेन है वो हमारे कहाँ होता है, जॉइंट में। ठीक है, जब विटामिन डी आपने ले लिया और कैल्शियम ले लिया, अगर आपने वहां पर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं की, तो विटामिन डी और कैल्शियम आपका वेस्ट हो जाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। वो क्या है, मूवमेंट, अगेन एक्सरसाइज। यहाँ आपको योगा और एक्सरसाइज को इंक्लूड करना बहुत 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 जरूरी है विद विटामिन डी और कैल्शियम। जो भी आप सप्लीमेंट आप अपने ले रहे हैं उनके साथ अगर आप अपने जॉइंट्स का एवरीडे मूवमेंट नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए वेस्ट होती हैं, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, बाहर बॉडी से एज इट इज ऐसे ही निकाल देती है। तो अब समझेंगे कि मूवमेंट क्या है। सिर्फ बड़े बड़े एक्सरसाइज करना या वेट लिफ्ट करना ही मूवमेंट या एक्सरसाइज में आता है? नहीं, सिंपल। आप सबसे पहले अपने डेली रोजमर्रा के काम को करना आरंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए। हम क्या करें, एक हेल्पिंग हैंड हमने ले लिया, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है तो वहां पर वो चीजें ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी अपने आप को सबसे पहले कर सकती हैं तो काम को स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपका काम है पोस्चर करेक्ट करना। आप टीवी दिन के काम अपने फिनिश किए, ब्रेकफास्ट बनाए, वट एवर यू हैव टू डिड, उसके बाद आप क्या करते हैं, लेट जाते हैं बेड पे। सबसे पहले बेड पे लेटना, बेड मतलब सोना। आजकल बेड मतलब हमने सोना नहीं रखा है। पुराने जमाने में क्या होता था, बेड क्या होता था, बेड की जगह पे चारपाई होती थी, दिन में उसको उठा के रख देते थे और जब सोने का समय आता था तो चारपाई को सोने के लिए बिछाया जाता था। लेकिन अब 24/7 हमारे पास बेड अवेलेबल है, जिससे हमारा बॉडी लेजी होता जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको जो भी टीवी देखना है चेयर पे बैठ के कीजिए,
आपको किसी से बात करनी है, चेयर पे बैठ के कीजिए, क्योंकि हमारे जो हम लेट के अगर हम बात भी करते हैं तो हमारा पोस्चर इनकरेक्ट होता है, जिससे हमारे जॉइंट में मसल्स में स्टिफनेस क्रिएट होती है और पेन इंक्रीज होता है। तो हमें क्या करना है, पोस्चर सबसे पहले अपना करेक्ट कीजिए। जब आप पोस्चर करेक्ट करते हैं तो उस समय आपके जॉइंट और मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। अगर मैं ही इस कमर को ऐसे बेंड करके बैठूं तो कंटिन्यूअसली मेरी स्पाइन पे फर्क पड़ रहा है ना, प्रेशर आ रहा है ना अननेसेसरी। अब मैं एकदम स्ट्रेट हूँ तो मेरी बॉडी में, स्पाइन में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत स्मूथली हो रहा है, बॉडी को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेना पड़ रहा है। तो कोशिश करें सबसे पहले अपने गर्दन का पोस्चर, अपने स्पाइन का पोस्चर करेक्ट रखें। साथ ही डस्टिंग इत्यादि अपने घर की अगर खुद कर सकते हैं तो करने का प्रयास करें। जो होम मेकर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए भी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं बताऊंगी जिनको आप ऑफिस में कभी भी कर सकते हैं। साथ ही हम सोचते हैं हमने 1 घंटा जिम करा है या वॉक करा है या हमने कुछ भी एक्टिविटी कर लिया, उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉपर मिथ है। जैसे आपकी शरीर को दिन भर में ब्रेकफास्ट की नीड भी होती है, उसके बाद लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, उसी तरह हमारी बॉडी में अच्छा मूवमेंट रखने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए दिन भर उसको मूवमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ लोग 1 घंटा सुबह जिम तो कराए लेकिन पूरा दिन बेड से हिलेंगे नहीं, या कुछ लोग सुबह 1 घंटा योगा कर लिया या कुछ भी कर लिया, उसके बाद आप ऑफिस में बैठे हैं पूरा दिन रॉन्ग पोस्चर में बैठे हैं, तो वो चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। तो हमें क्या करना है, पूरा दिन एक्टिव बने रहना है। जब भी आपको याद आए एक्टिव हो, लेटे नहीं, ज़्यादातर आप बैठने का प्रयास करें। सिटिंग पोजीशन अपनी ज़्यादा रखें। अगर आप खाली हैं तो चेयर पे बैठें, सोफे पे भी बैठे, सोफे पे ऐसे पूरा ऐसे होकर बैठ जाते हैं तो वो भी नहीं करना है। तो करना है पोस्चर इनकरेक्ट को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है विद द एज। नहीं तो धीरे धीरे आपकी मसल्स और जॉइंट में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, जिसको हमें लेटर एज में जाकर सही करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक साथ ही साथ अपने जो डाइट है उसका भी प्री मोनोपोज में ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप सफिशिएंट डाइट नहीं लेते हैं, आप प्रॉपर, एक क्या होता है जब प्री मोनोपोज स्टेज आती है तो हमारा क्या होता है कि वेट गेन होना, ड्यू टू एस्ट्रोजन लो हो रहा है तो बॉडी में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय लेडीज क्या करते हैं कि खाना कम कर देती हैं, तो उस भूल को बिल्कुल भी मत करना। वेट गेन हो रहा है, कैलोरी कम करो, नॉट फूड। प्रोटीन कम नहीं करना है, आपको वाइटामिन प्रॉपर लेने हैं। अगर वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो आपकी बॉडी का मसल्स मास लू कम होना स्टार्ट होगा। एक तो वैसे ही प्रीमोनोपॉज स्टेज में आपका मसल्स मास है जो वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर थकान या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चिड़चिड़ापन होना, थकान आना, गुस्सा आना, या किसी काम में मन ना लगना, किसी से बात करने का मन ना करना, अकेले रहना, ये सब चीजें आप फील कर रहे हैं। तो क्या है, बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, मसल मास धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक इस चीज पे आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में हेल्दी प्रोटीन रखना है, ठीक है। दूसरा, वेट बेयरिंग करना। वेट बेयरिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एकदम से हमें क्या याद है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कि हमें वेट लिफ्ट ही करना है, नहीं। अगर आप एक पोस्चर में सीधे ऐसे बैठते हैं तो आपकी स्पाइन पे देखने के लिए यहाँ पे भी आपकी स्पाइन वेट बेयरिंग कर रही है, ठीक है। हमारी बॉडी सही पोस्चर बैठने से भी वेट बेयरिंग होता है, सही डायरेक्शन में खड़े जब होते हैं तभी भी आपका वेट बेयरिंग होता है। बहुत सारी हैं, आप ऐसे नहीं कि अचानक बॉडी में आपके पेन आ रहा है आप एकदम से वेट लिफ्टिंग नहीं। वो आपने बहुत सारी रील्स देखी हैं। हमें क्या करना है, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर प्री मोनोपोज, अच्छी हैं लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स आपको करनी है, ठीक है। बाहर से वेट लिफ्ट मत करिए, अपनी बॉडी का वेट लिफ्ट सबसे बेस्ट है, आपको कभी इंजरी नहीं करेगा इस स्टेज पे। तो कोशिश करें अपनी बॉडी का वेट बेयर करें, वेट लिफ्ट करें अर्थात, ठीक है, सही से। कुछ पोस्चर्स हैं आप वॉल सपोर्टेड भी कर सकते हैं, वॉल सपोर्टेड पोस्चर भी आप करके अपनी स्पाइन को एकदम हेल्दी रखते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी अभ्यास है भुजंग आसन। भुजंग आसन करें तो पूरी स्पाइन, शोल्डर्स आपके बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगेन, अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक एक है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, क्योंकि ये विद द एज ड्यू टू प्रीमेनोपॉज आते ही आते हैं, तो क्या करना है, एकदम से प्रैक्टिस नहीं करनी है, अंडर गाइड प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए जाएंगे तो आप एक दिन बहुत अच्छे से अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पाइन को एकदम फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथनिंग कर पाएंगे। तो
ऐसे में हमें और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनको हम करके अपनी प्री मोनोपॉज स्टेज को बहुत अच्छा रख सकते हैं। साथ ही एक बहुत ही मैं जो आपको इसको बोल सकते हैं, प्री मोनोपॉज स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लेक्सिड्स हर वुमेन को, चाहे वो 35 की है, चाहे 40 की है, चाहे 50 की है, चाहे 60 की, अपनी डाइट में अलसी फ्लेक्सिड्स को जरूर शामिल कर लें। एक ऐसा सीड्स है जो आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 को बनाए रखता है। नेचुरल ओमेगा 3 जो हड्डियों के अंदर जो ग्रीस अर्थात साइनोविल फ्लूइड होता है उसको बनाए रखता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को बनाए रखता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। तो उसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। साथ ही साथ डेली प्राणायाम, स्ट्रेस रिलीफ करना बहुत जरूरी है। जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, जो थकान आ रही है, श्वास तेजी से स्पीड, हार्ट बीट बहुत सारी फीमेल्स की इस समय आके हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या जिनका बीपी थोड़ा सा शूट अप होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, हमारा कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में डाइजेशन कम होगा, जैसे जैसे डाइजेशन स्लो होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम होगा, जैसे जैसे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जॉइंट्स में जो जो फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, वो धीरे धीरे क्या होता है, जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। जो वेस्टेज पदार्थ है बॉडी से, उसको बॉडी बाहर रिमूव थ्रो आउट नहीं कर पा रही, जॉइंट्स के अंदर वो जमा कर रही है। तो इस समय अपने लीवर का ध्यान रखना, स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डेली प्राणायाम ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक प्राणायाम जो मैं बता रही हूँ, अगर और भी कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक प्राणायाम को आप कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक, ना केवल स्ट्रेस बल्कि अपने बीपी को, लीवर को, साथ ही साथ अपने डाइजेशन को पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस हमें लॉन्ग आवर्स तक बढ़ानी होगी। तो करना क्या है, इस प्राणायाम को मेरे साथ देखिए। हम सीधे स्ट्रेट बैठेंगे। सबसे पहले 1 से 2 गहरे लंबे सांस भरेंगे। डीप ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट। अगर आपको एंजाइटी हो रही तो ब्रीथ इन थ्रू द नोस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ। एकदम रिलैक्स फील करना है, ठीक है। हम 10 ऐसे ब्रीथ लेते हैं तो देखिए आपको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम विद इन सेकेंड आपका सॉल्व हो जाता है, या बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तभी भी आपको इससे आराम मिलता है। साथ ही दूसरा प्राणायाम, हम ब्रीदिंग जो अनुलोम विलोम है उसको करते हैं तो आपका जो बीपी है वो इंस्टेंट आप डाउन कर सकते हो उसको काफ़ी हद तक, ठीक है। चलिए बाहर जाएंगे। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे थंब से। हाथों की प्रणव मुद्रा बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे, नहीं तो आपको कंफर्टेबली जैसे भी हैंड प्लेस कर सकते हैं तो कर लेंगे। लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल करना है, राइट से स्लोली एक्सलेशन। अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा आपको 6 और 12 का रेशियो मेंटेन करना है। 6 काउंट इनहेल, 12 काउंट एक्सलेशन। अगर हम इस मेजरमेंट से अनुलोम विलोम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नहीं तो हम सिर्फ अनुलोम विलोम, हम बाबा रामदेव या वीडियोस देख के सिर्फ क्या करते, ये आपको ठीक करने के बजाय बीमार कर देंगे। क्योंकि एक प्राणायाम तथा प्राण की सूक्ष्म प्रक्रिया है। सूक्ष्म प्रक्रिया को बहुत ही कॉन्शियस के साथ अर्थात बहुत ही सूक्ष्मता के साथ किया जाता है। पूरा ध्यान केंद्रित करके आप इसको करते हैं प्राणायाम को, तो इसके बेनिफिट हमें 100 नहीं 200% मिलते हैं। आपकी सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता केवल सिर्फ एक अनुलोम विलोम प्राणायाम में है। लेकिन उसको करने की राइट टेक्निक, राइट समय आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।